और आइए पहले शुरुआत करते हैं महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र की शिवसेना यानी उद्धव ठाकरे की शिवसेना में एक बड़ा बदलाव आया है। जी हां, कांग्रेस लीडर संजय निरुपम ट्वीट करके शिवसेना क़यादत पर तंज किया है। निरुपम ने ट्वीट किया कि अगर शिवसेना द्रौपदी मुर्मू की हिमायत करती है तो ये तारीखी फैसला होगा। निरुपम आगे लिखते हैं, क्योंकि पहले बाला साहब की हुक्म के अरकान पार्लिमान तामील करते थे, इस बार ऐसा हुआ कि अरकान पार्लिमान के हुक्म को पार्टी चीफ को मानना पड़ रहा है। यह शिवसेना की दाखिली जमहूरियत की इंतहा होगी। जराये के मुताबिक शिवसेना उद्धव ठाकरे एनडीए की सदारती उम्मीदवार की हिमायत कर सकते हैं। तो उद्धव ठाकरे एनडीए की सदर जमहूरिया की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू की हिमायत कर सकते हैं। बाकायदा ऐलान करना भी बाकी है। और जैसा कि संजय राउत ने भी ये अपने ट्वीट में कहा, अपने बयान में कहा कि अगर द्रौपदी मुर्मू की हम हिमायत कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम बीजेपी की हिमायत कर रहे हैं, बल्कि द्रौपदी मुर्मू की वो हिमायत कर रहे हैं। तो जिस तरह से पूरे महाराष्ट्र में एक सियासी उछाल था, पिछले एपिसोड हमने देखे, काफ़ी सियासत में बड़ा बदलाव आया है महाराष्ट्र की सियासत में। और शिवसेना उद्धव ठाकरे की और एकनाथ शिंदे की शिवसेना में जिस तरह से लड़ाई हमने देखी और पार्टी टूटी, पार्टी टूटने के बाद एक नई सरकार बीजेपी की मदद से बनी है, जिसके अब वजीर आला है महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे। लेकिन एक बड़ा बदलाव उसके फौरी बाद ये आया कि शिवसेना उद्धव ठाकरे की शिवसेना द्रौपदी मुर्मू, जो कि सदर जमहूरिया की उम्मीदवार हैं एनडीए की, उसकी तायद वो कर सकते हैं। अब उस पर भी सियासत होने लगी है कि क्या कुछ ये बदलाव है, क्या ये यू टर्न है, क्या कुछ हो सकता है महाराष्ट्र की सियासत में। किस दबाव में उद्धव ठाकरे ये फैसला ले रहे हैं, क्या किसी तरह का कोई दबाव है, ऐसी बहुत सी बातें अब महाराष्ट्र की सियासत में होने लगी हैं। तो संजय निरुपम का जिस तरह से बयान आया है कि पहले पार्टी के लोग यानी अरकान पार्लियामेंट हो या अरकान असेंबली, वो बाला साहब की बात को मानते और बाला साहब ठाकरे की बात पर वो अमल करते दिखाई देते थे। लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि पार्टी चीफ को अपने अरकान पार्लियामेंट की बात माननी पड़ रही है। ऐसा तासुर संजय निरुपम ने तंज करते हुए दिया है। तो महाराष्ट्र की सियासत में एक बड़ा बदलाव, लगातार जिस तरह से तब्दीलियां हुई हैं महाराष्ट्र की सियासत में, महाराष्ट्र की सरकार में, उद्धव ठाकरे की सरकार जिस तरह से टूटी है। लेकिन कहा यही जाता है, एकनाथ शिंदे यही कहते हैं कि हम शिवसेना की ही एक तरह से ये सरकार है जो बीजेपी की मदद से चल रही है। और आप बेहतर समझ सकते हैं, बेहतर जानते हैं कि जिस तरह से उद्धव ठाकरे के साथ बगावत हुई, शिवसेना के साथ जो बगावत थी, एकनाथ शिंदे अपने 40 हामियों के साथ शिवसेना को तोड़कर बीजेपी की मदद से अपनी उन्होंने सरकार बनाई और बीजेपी ने एकनाथ शिंदे को वजीर आला बनाया। और उसके बाद अब सदर जमहूरिया के इंतखाब को लेकर यशवंत सिन्हा उनके मुकाबले में हैं। एनडीए एक घटक, एनडीए के ग्रुप के तौर पर उद्धव ठाकरे को माना जा रहा था। जिस तरह से कई मीटिंगें हुई एनसी की रखें या कांग्रेस की रखें, एक तरह से तमाम पार्टियां अपोजिशन की वो एनडीए के उम्मीदवार के खिलाफ यशवंत सिन्हा को उन्होंने सामने खड़ा किया है। लेकिन उद्धव ठाकरे एक अलग रास्ता अपनाते हुए वो एनडीए की तरफ एक तरह से झुकाव कहें या एनडीए के उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को की हिमायत में उतर आए। लेकिन सरकारी तौर पर अभी बाकायदा ऐलान होना बाकी है। और साथ ही शिवसेना उद्धव ठाकरे की इस बात को संजय राउत ने कहा कि हम बीजेपी की नहीं, हम द्रौपदी मुर्मू की बात कर रहे हैं। और वसीम हमारे नुमाइंदे इस वक्त तफसीलात के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं कि महाराष्ट्र में किस तरह की ये सियासत चल रही है। वसीम, हम जानना चाहेंगे, जिस तरह से पिछले एपिसोड हमने देखे हैं, उन एपिसोड के हिसाब से देखा जाए तो किस तरह की सियासत इस वक्त महाराष्ट्र में चल रही है। वसीम, मेरी आवाज आपको मिल रही है तो आप ये बताएं कि महाराष्ट्र में सियासत का एक नया रुख देखने को मिला। उद्धव ठाकरे द्रौपदी मुर्मू की हिमायत में उतर आए हैं। लगता है मेरी आवाज वसीम तक नहीं पहुंच पा रही है। मौसम भी खराब है महाराष्ट्र में जिस तरह से। वसीम,
हमारे साथ जुड़ेंगे कुछ ही देर में। हम जैसा कि नाज़रीन हमने बताया आपको कि शिवसेना उद्धव ठाकरे द्रौपदी मुर्मू जो सदर जमहूरिया की उम्मीदवार हैं एनडीए की तरफ से, उसकी हिमायत कर सकते हैं। बल्कि ट्वीट अब इस तरह की ट्वीट हो रहे हैं, इस पर भी सियासत हो रही है कि उद्धव ठाकरे ये फैसला क्यों कर ले रहे हैं। वसीम हमारे साथ एक बार फिर जुड़ गए। वसीम, जिस तरह से महाराष्ट्र में लगातार कई सियासत के एपिसोड हमने देखे, शिवसेना, एकनाथ शिंदे, उद्धव ठाकरे, एनडीए, बीजेपी, ये सारी सियासी उथल पुथल के बीच अब सदर जमहूरिया की प्रेसिडेंट की जो उम्मीदवार हैं द्रौपदी मुर्मू, उसकी हिमायत करते नजर आ रहे हैं उद्धव ठाकरे। कितनी बड़ी तब्दीली इसको मानते हैं आप, इतनी बड़ी उथल पुथल के बाद? देखिए, जिस तरह से शिवसेना में उथल मची हुई है अभी खत्म नहीं है। पहले करीब 40 विधायक पहुंच जाते हैं शिंदे ग्रुप में, तो अब कहीं ना कहीं सांसदों को भी लेकर डर सता रही है शिवसेना को। इसी वजह से वो किसी भी तरह की कोई कमियां नहीं चाहती है और भी पार्टी में कोई नुकसान नहीं चाहती। शिवालय ने एक पत्र लिखा था, उस लेटर में साफ तौर पे ये कहा था कि एनडीए के जो उम्मीदवार हैं उन्हें हमें अपना समर्थन देना चाहिए। इस बात को लेकर बैठक हुई और कई सांसदों ने इसकी हिमायत की है कि जो द्रौपदी मुर्मू है उनको अपना सहयोग देना चाहिए, क्योंकि राष्ट्रपति पद के लिए वो बेहतर उम्मीदवार हैं। और जिस तरह से ये खबरें लगातार सामने आ रही हैं, मुश्किलें जरूर शिवसेना की बढ़ा रही है, क्योंकि एक तरफ महाविकास आघाड़ी की सरकार है, दोनों तरफ से उन्हें बैलेंस करना है, कांग्रेस और एनसीपी को। और कांग्रेस और एनसीपी ने जिस तरह से द्वार जाहिर किया है और उसको लेकर भी कहीं ना कहीं अब शिवसेना की इस तरह की बातें अपने आप में नाराजगी पैदा कर सकती है कांग्रेस एनसीपी। फिलहाल इस बात को लेकर ऑफिशियल स्टेटमेंट लगता रहा टूट रहा है, हमारा कुछ तकनीकी मसला है ज़रूर। बहरहाल जिस तरह से वसीम बता रहे थे कि अब यहाँ पर बैलेंस करना एक बड़ा मुश्किल हो जाएगा शिवसेना उद्धव ठाकरे के लिए, क्योंकि एनसी और कांग्रेस के साथ वो जुड़े हुए थे, लेकिन अब वो एनडीए के उम्मीदवार यानी द्रौपदी मुर्मू जो कि सदर जमहूरिया की उम्मीदवार है उनकी हिमायत करते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि पार्टी में जिस तरह से टूट फूट हुई है, उस टूट फूट को मजीद अब एक तरह से डैमेज कंट्रोल करने की एक तरह से कोशिश है। तो क्या कुछ सियासत एक तरह से हो रही है, ये हम समझने की कोशिश करेंगे। एक बार फिर राब्ता कर लेते हैं वसीम का। वसीम, जिस तरह से आप बता रहे थे कि डैमेज कंट्रोल की भी क्या ये कोशिश है उद्धव ठाकरे की तरफ से? जी जरूर, इसे डैमेज कंट्रोल ही कहा जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से देखा गया है कि एक दिन पहले शिवसेना प्रमुख की बैठक होती है, उस बैठक में सभी सांसद मौजूद होते हैं और सभी के सभी इस बात को लेकर इसमें प्रेशर करते हैं कि हमें जो द्रौपदी मुर्मू है उन पे अपना समर्थन देना चाहिए। ये जो नाराजगी साफ तौर पे शिवसेना में है, कहीं ना कहीं इसके एक कड़ी के तौर पर भी इसे देखा जा रहा है। जिस तरह से हमने कुछ दिन पहले देखा था कि शिवसेना के सांसद राहुल शिवालय ने बाकायदा एक लेटर लिखा था। उस लेटर में साफ तौर पे उन्होंने कहा था कि एनडीए के जो उम्मीदवार है उन्हें अपना समर्थन देना चाहिए, द्रौपदी मुर्मू को अपना समर्थन देना चाहिए। तो कहीं ना कहीं एक प्रेशर टैक्टिक साफ तौर पे शिवसेना की पर नजर आ रही है। उद्धव ठाकरे के पास अब दो राह, एक तरफ महाविकास आघाड़ी सरकार है तो दूसरी तरफ यहाँ पे देखा जाए तो उनके सांसद है। अब सांसद की बात अगर नहीं मानते हैं तो आने वाले दिनों में डैमेज हो सकता है। जिस तरह से देखा गया एक दिन पहले बैठक उसमें 4 सांसद नहीं पहुंचे थे और जिसमें से 2 सांसद बीमार बताए जा रहे थे और साथ ही 2 सांसद है वो श्रीकांत शिंदे और दोनों ही नहीं पहुंच पाए। तो इसकी वजह से काफी दिक्कतें है। जिस तरह से बीजेपी ये दावा कर रही है कि अब उनके पास बाकायदा सांसद भी आने के लिए तैयार है शिंदे गुट में, तो ये 2 राह पे उद्धव ठाकरे खड़े हैं। फिलहाल तो ऑफिशियली उन्होंने इस तरह कैसे अनाउंसमेंट नहीं किया, लेकिन पार्टी में ये माना जा रहा, सूत्र बता रहे हैं कि लगभग ये तय हो गया है कि एनडीए के जो समर्थक है उन्हें अपना समर्थन देना। और जिस तरह से हमने देखा था कि इस बात को लेकर नाराजगी जहाँ पार्टी के कार्यकर्ताओं में भी है और उद्धव ठाकरे में भी है, तो संजय निरुपम ने भी एक बढ़िया सा ट्वीट करके कहीं ना कहीं खिंचाई जरूर की है उद्धव ठाकरे की। उन्होंने साफ तौर पे इस ट्वीट में इस बात का ये भी एक ऐतिहासिक फैसला होगा जब सांसद कोई फैसला ले रहे हैं और पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे को सुनना पड़ा है। नहीं तो इससे पहले देखा गया था कि बाला साहब ठाकरे अगर कुछ कहते हैं तो सांसद मानते थे, लेकिन अब परिस्थिति बदलती हुई नजर आ रही है। इस पूरी बैठक जो एक दिन पहले सांसदों की ली गई, इसमें संजय राउत कहीं ना कहीं नाराज नजर आए। वही एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिनका साफ तौर पर कहना था कि महाविकास आघाड़ी के साथ जाना चाहिए, लेकिन उनकी बातों को दरकिनार किया गया। और आज जिस तरह से
बयान सुबह के वक्त दिया है। उन्होंने साफ तौर पे कहीं ना कहीं इस बात का संकेत दिया है कि एनडीए को समर्थन इससे देना ये पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे के हाथ में। लेकिन इससे पहले जब वो बीजेपी के साथ थे तो उस दौरान उन्होंने प्रतिभा पाटिल जी को भी और अपना समर्थन दे चुके हैं। तो ये बात का भी कहीं ना कहीं जिक्र करते हुए एक दो राह पे चल रही है। तो अब हिंदुत्व के मुद्दा एक तरफ है तो दूसरी तरफ महाविकास आघाड़ी है। एक तरफ सरकार के नुमाइंदे खड़े हैं प्रेशर बनाने के लिए उद्धव ठाकरे पे, तो दूसरी तरफ उनके ही पार्टी के सांसद उन पे प्रेशर बना रहे हैं। तो इन सारी उलझनों से किस तरह से उद्धव ठाकरे निकलते हैं ये फिलहाल देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरह से सियासत अब भी महाराष्ट्र में जारी है लगातार और दबाव कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे पे। वसीम, जिस तरह से उद्धव ठाकरे का ये फैसला अगर इस तरह से ऑफिशियली हो जाता है तो ऐसे में कांग्रेस और एनसीपी का इस वक्त किस तरह का रिएक्शन देखने को मिल रहा है और कांग्रेस एनसीपी इसको कैसे देख रही है? देखिए, जिस तरह से हमें थोड़ी देर पहले ही एनसीपी की बैठक चल रही है, इस बैठक में बैठक हुई थी आज सुबह। शरद पवार ने सभी नेताओं की बैठक ली थी और चुनाव में तैयार रहने के लिए भी उन्हें आदेश दे दिया गया था। लेकिन जब हमने उनके नेताओं से बात की, जैसे छगन भुजबल से हमने पूछा था कि शिवसेना एक तरफ आपके महाविकास आघाड़ी सरकार का हिस्सा है तो दूसरी तरफ कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे इस बात की तैयारी में जुटे हैं कि जो एनडीए के समर्थन में उम्मीदवार खड़ा है उन्हें अपना समर्थन देना है। इस बात पर उनका दो राय दिखाई दी। एक तरफ तो डैमेज कंट्रोल की बात उन्होंने मानी कि शिवसेना डैमेज कंट्रोल से उभर रही है तो ऐसे डिसीजन लेने पड़ सकते हैं। इससे पहले भी उन्होंने गठबंधन में इस तरह के फैसले लिए। तो ये भी वही मानना है कि महाविकास आघाड़ी के अगर साथ है तो उन्हें अपना समर्थन देना चाहिए। अब तक उद्धव ठाकरे ने ऑफिशियल फैसला नहीं किया है। इस बात का जिक्र करते हुए एनसीपी के नेताओं ने इस टालते हुए नजर आए। तो कांग्रेस में भी इसी तरह की नाराजगी साफ तौर पे देखने को मिल सकती है। फिलहाल तो अभी तक महाराष्ट्र के जो बड़े नेता हैं कांग्रेस के, उन्होंने इस पर जिक्र नहीं किया। इसकी एक वजह साफ तौर पे कि उद्धव ठाकरे ने अभी तक ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं किया कि वो अपना। आखिरी सवाल वसीम ये जानना चाहूंगा, एनसीपी की जो आज की मीटिंग है उसका एजेंडा क्या है, क्या कुछ उसमें हो रहा है अभी? देखिए, एनसीपी अब चुनावी तैयारी में जुट गई है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि अभी भी देखिए किस तरह से लोगों की भीड़ यहाँ पर साफ तौर पे दिखाई दे रही है। कुछ देर पहले यानी कि सुबह से ही लगातार यहाँ पे शिवसेना के बड़े नेताओं का आने जाने का जो सिलसिला है वो शुरू था। यहाँ पर सभी महाराष्ट्र के जो बड़े नेता थे वो मौजूद थे। शरद पवार ने सभी के साथ डिस्कशन किए, खास करके ओबीसी आरक्षण को लेकर जो कोर्ट का फैसला आया उसके बाद किस तरह की रणनीति तय करना है उस पर भी उनकी चर्चा हुई। साथ ही जिस तरह से देखा गया है कि अब भी चुनाव को लेकर तैयारियां, खास करके स्थानीय चुनाव में किस तरह से महाविकास आघाड़ी एक साथ आज चुनावी मैदान में जाती है, इस पे भी उनकी चर्चा की गई। और जिस तरह से शरद पवार ने सबसे पहले साफ कर दिया था कि ये सरकार बहुत दिन तक नहीं चलने वाली है तो मध्यवर्ती चुनाव भी हो सकते हैं। तो एक तैयारी के तौर पर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और जिस तरह से ग्रामीण इलाकों में खास करके आप अपोजिशन में आगे सत्ता में थे तो कई तरह के कामकाज उनके आसानी से हो जाते थे, लेकिन अब सत्ता में नहीं है वो, तो अब अपोजिशन की क्या भूमिका होगी, किस तरह से जो उनके जिले हैं वहाँ पे जो कार्यकर्ता है उनके कौन से काम है, किस तरह से उन्हें मजबूती देना है। बिल्कुल, अब मुद्दे को रियासती पार्टियां, चाहे उद्धव ठाकरे की पार्टी हो, एनसीपी हो या वहां पर फिर कांग्रेस हो, अपनी अपनी सियासी जमीन तलाश करने की एक तरह से कोशिश करेंगी क्योंकि मंजरनामा एक तरह से महाराष्ट्र का एक बार फिर बदलता नजर आ रहा है। वसीम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो नाजरीन, ये थे हमारे नुमाइंदे, जिस तरह से उन्होंने बताया कि एक तरह से सियासत में हर दिन महाराष्ट्र की बदलाव आ रहा है। उद्धव ठाकरे अपने फैसले लेने वाली बातें अब करनी शुरू कर दी हैं। अब रुख करेंगे कन्हैयालाल खबर से जुड़ी इस वक्त की हम बात करेंगे। कन्हैयालाल कत्ल केस के मुलजमान की आज एनआईए कोर्ट में पेशी हुई है। 7 मुलजमीन को आज जयपुर की एनआईए अदालत में पेश किया गया। अहम मुलजमीन में मोहम्मद गौस, रियाज अत्तारी की भी पेशी हुई है, जिसको लेकर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट जयपुर में सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए थे। 3 मुलजमीन को पुलिस तहवील में दिया गया जबकि 4 को अदालती तहवील में भेज दिया गया है। कन्हैया को 28 जून को कत्ल कर दिया गया था, जिसके बाद लगातार से गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है। तो आज इस खबर पर बहुत काफ़ी सुर्खी में रही। कन्हैयालाल कत्ल केस में एनआईए की टीम अब एक्शन में है, मजीद गिरफ्तारियां भी हों। हमारे साथ हम कमलेश, हमारे नुमाइंदे जुड़ चुके हैं, मजीद तफसीलात के लिए बात करते हैं। कमलेश, जिस तरह से कन्हैयालाल कत्ल मामले में जयपुर में काफ़ी सरगर्मियां देखने को मिल रही हैं और मजीद गिरफ्तारियां भी आज हुई हैं, क्या कुछ अपडेट है, अदालत में क्या कुछ हुआ और एनआईए की सरगर्मियां क्या रही आज? जी देखिए, बिल्कुल उदयपुर के अंदर आज इस कन्हैयालाल हत्याकांड को लेकर एनआईए की टीम आज सुबह उदयपुर पहुंची और सबसे पहले उदयपुर के अंजुमन चौक में, जहां पर अंजुमन के सदर हैं मुजीब सिद्दीकी, उनके घर टीम पहुंची। टीम में पहुंचने के बाद
पूरे घर की तलाशी ली। तलाशी के दौरान उन्हें वहाँ पर कोई संदिग्ध वस्तु हालांकि नहीं मिली और करीब 5 से 6 घंटे उनके परिवार के साथ पूछताछ की। पूछताछ करने के बाद फिर टीम जो है कि उन मुजीब सिद्दीकी को सदर को वहाँ से पूछताछ के लिए लेकर रवाना हुई। जी, उदयपुर में कमलेश एक तरह से गिरफ्तारी हुई, एनआईए की अपनी कार्रवाई चल रही है, लेकिन इसी मामले को लेकर एक तरह से अब राजस्थान में सियासत गर्म हो गई है। अशोक गहलोत भी अब इस तरह का बयान दे रहे हैं जिससे इस पर सियासत लंबी हो सकती है। बिल्कुल, इस पे सियासत आप बिल्कुल देखने को मिल रही है कि सियासत लंबी होगी। लगातार जो है कि बीजेपी कांग्रेस पर हमला बोल रही है, तो कभी बीजेपी पे कांग्रेस हमला बोल रही है। ऐसे में सियासत जो है लगातार लंबी होती जा रही है और कई सारे उसके मायने निकाले जा रहे हैं। जी कमलेश, आज जो गिरफ्तारी हुई है, क्या और भी मजीद गिरफ्तारियां हो सकती है, क्योंकि पूछगछ अभी भी जारी है, तो क्या कुछ अभी जो है मीडिया को बताया गया है, क्या जानकारी दी गई? उदयपुर में इसके तार और भी कहीं और फैलते हुए नजर आ रहे हैं। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि उदयपुर में अभी तक किसी की आज कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। हालांकि 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है और चारों से लगातार सुबह से ही पूछताछ चल रही है। अभी तक कोई एनआईए ने कोई गिरफ्तारी शो नहीं की है। जी, गिरफ्तारी शो नहीं की, लेकिन पूछताछ लगातार जारी है। तो ये लोग उनके कांटेक्ट में थे, किस तरह से इनको जो है पूछगछ के बुलाया गया? क्योंकि 2 जो मुलजिम हैं उनकी क्लियर जो है जानकारी थी, ये लोग उसमें मुलविस हैं, इस तरह से बताया गया। लेकिन साथ में जो गिरफ्तारियां हो रही हैं, तो क्या एक ग्रुप है, क्या अंजुमन है, क्या कुछ इनका आपस में संबंध अभी तक बताया गया है? असल जो मुलजिमीन गिरफ्तार हुए थे, बिल्कुल अभी तक कोई ऐसी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई जिससे ये सिद्ध होता है या कोई आरोप सिद्ध होता है कि ये सीधे आरोपी और या सीधी कोई गिरफ्तारी की जाए। लेकिन जो है कि एनआईए की जो टीम है वो कॉल डिटेल के आधार पर इन लोगों से लगातार पूछताछ कर रही है और सोच सकता है कि बहुत जल्द एनआईए की टीम इस पर बहुत बड़ा खुलासा कर सकती है। और सबसे बड़ी बात है, इसमें और भी लोगों के जुड़ने की संभावना है। आज उदयपुर में एनआईए की टीम ने कई जगहों पर कई विषय दिए, कई लोगों को हिरासत में लिया और पूछताछ की है। जी कमलेश, उदयपुर के तार क्या देश के और हिस्सों से भी जुड़े जा सकते हैं? क्योंकि बताया जा रहा है कि बीजेपी की तरफ से बताया जा रहा है कि ये एक बहुत बड़ी रणनीति हो सकती है, बड़ी साजिश हो सकती है, इसका खुलासा होना चाहिए। कांग्रेस भी यही कह रही है एक तरफ। बिल्कुल, आपका ये यहाँ पर बीजेपी ने जो कहा है कि इसके तार पूरे देश भर में भी हो सकते हैं। इसके लिए एनआईए की टीम देश भर के विभिन्न हिस्सों में लगातार जो है कि जांच पड़ताल कर रही है और इन हत्याकांड से जुड़े लोगों तक पहुंचने की पूरी कोशिश कर रही है। अभी तक देखा जाए तो 7 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और आज जो है उदयपुर में 4 लोगों को हिरासत में लिया है, जिससे लगातार पूछताछ जारी है। जी बहुत बहुत शुक्रिया कमलेश इस जानकारी के लिए। तो बहरहाल कन्हैयालाल कत्ल केस को लेकर एक पूछताछ जारी है, गिरफ्तारियां हो रही हैं लगातार। जैसा कि उन्होंने बताया कि अंजुमन कमेटी के जो सदर हैं उनके घर पहुंची थी एनआईए। 5 घंटे तक मुजीब और उनके घर वालों से पूछताछ जारी रही। इसके अलावा भी कई लोगों को एनआईए ने गिरफ्त में लिया है, जिनसे पूछताछ अभी भी जारी है। और उदयपुर वाक़े को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के दरमियान ज़बानी जंग जारी है। वज़ीर आला अशोक गहलोत ने कहा कि बीजेपी लीडरान ने पहले भी इन मुलजिमीन को बचाने की कोशिश की थी। मीडिया से बात करते हुए गहलोत ने कहा कि मुलजिम जिस मकान में किराए पर रहता था वो भी एक मुसलमान का था। इस मुस्लिम मकान मालिक ने पहले उदयपुर वाक़े के मुलजिमीन के खिलाफ शिकायत की थी कि वो उसे हिरासा करते हैं और धमकियां देते हैं और किराया भी नहीं दे रहे हैं। पुलिस के इस मामले में कार्रवाई करने से पहले ही बीजेपी लीडर ये कहते हुए थाने गए थे कि ये हमारा कारकुन है, हमारा आदमी है, इसे परेशान न करें। तो वज़ीर आला ने कहा कि इससे पता चलता है कि इतना बड़ा स्कैंडल करने वाले किसकी गोद में बैठे हैं। 28 जून को हुए कन्हैयालाल हत्याकांड के मामले में एनआईए की टीम आज फिर से उदयपुर पहुंची। उदयपुर के मुखर्जी चौक में सुबह टीम 5:30 बजे पहुंची और अंजुमन कमेटी के सदर मुजीब सिद्दीकी के घर ये टीम पहुंची। उस दौरान टीम ने यहाँ पर नमाज पढ़ रहे थे मुजीब सिद्दीकी और उनकी पत्नी। उस दौरान टीम ने यहाँ इंतजार किया और इंतजार करने के बाद जब टीम ने घर में प्रवेश किया तो घर की पूरी तरह से तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान
टीम ने पूछताछ भी की और लगातार करीब 5.5 घंटे यहाँ टीम ने पूछताछ की, लेकिन सभी कमरों में तलाशी के दौरान टीम को किसी तरह की कोई संदिग्ध वस्तु या सामग्री नहीं मिली। ऐसे में टीम लगातार पूछताछ कर रही है और अभी जो है कि टीम जो है कि मुजीब सिद्दीकी को अपने साथ लेकर पूछताछ करने के लिए ले गई। आपको बता दें कि आज शहर भर में कम से कम 4 से 5 लोगों को पूछताछ कर रही है और दबिशें दी गई है। और सबसे बड़ा अपडेट यह देना चाहेंगे कि जो इस अंजुमन कमेटी उसके सचिव फारूक को भी हिरासत में लिया और उनसे भी लगातार जो है कि टीम पूछताछ कर रही है। उदयपुर से कमलेश जखनी, न्यूज़ 18। और वहीं गुजरात में बारिश का सिलसिला जारी है। कच्छ और भड़ूच समेत दीगर अजला में हो रही बारिश के नतीजे में कई इलाकों में सैलाब की सी सूरत हाल है। घरों में पानी घुस आया है और सड़कें जलथल हो गई हैं। डांग, नौसारी, तापी, वलसाड़, नर्मदा, सूरत, सौराष्ट्र और जामनगर में भी बारिश ने तबाही मचाई है। हुकूमत की जानिब से राहत कार्य के काम जारी हैं। गुजरात के जामनगर में आए हुए दरेड़ खोड़ियाल मंदिर के पास नदी में जिस प्रकार से पानी का सैलाब है वो आता हुआ नजर आ रहा है। ये जल सैलाब की नयनरम्य तस्वीर है वो सामने आ रही है। जिस प्रकार से आप दृश्य देख रहे हैं पूरी तरह से जल प्रलय की यहाँ जिस प्रकार से ये जो तस्वीरें सामने आ रही है उसको लेकर ही जो माई भक्त है उनको आने के लिए मंदिर तक का जो रास्ता गुजरता है वहाँ भी पानी पानी नजर आ रहा है। दूसरी ओर देखा जाए तो भारी बारिश की वजह से ऊपर से जो पानी आ रहा है ये पानी की वजह से यहाँ का सब नदी नाले है वो छलक रहे हैं और जिसकी वजह से तकेदारी के पूरे इंतजाम करके हुए मंदिर प्रशासन ने यहाँ का जो मंदिर है वहाँ आने जाने के लिए भी मनाही फरमा दी गई है। जिस प्रकार से रेड अलर्ट दिया गया है, जामनगर के कहीं बांध और कहीं नदियां हैं इसमें जल सैलाब आने की वजह से फुल हो चुके हैं और ओवरफ्लो होने के दृश्य भी सामने आ रहे हैं। किंजल कारसरिया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने झारखंड में तामीर शुदा देवघर हवाई अड्डा और एम्स का इफ्तिताह किया। इस मौके पर झारखंड के गवर्नर रमेश बैस, वजीर आला हेमंत सोरेन, शहरी आवाजाही के मरकजी वजीर ज्योतिरादित्य सिंधिया के अलावा बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट निशिकांत दुबे भी मौजूद थे। इस मौके पर पीएम मोदी ने अवामी जलसे से खिताब भी किया और बाद में रोड शो में शिरकत की। बाबा बैद्यनाथ के आशीर्वाद से आज 16,000 करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। इनसे झारखंड के आधुनिक कनेक्टिविटी, ऊर्जा, स्वास्थ्य, आस्था और पर्यटन को बहुत अधिक बल मिलने वाला है। हम सभी ने देवघर एयरपोर्ट को और देवघर एम्स इसका सपना लंबे समय से देखा है। ये सपना भी अब साकार हो रहा है। साथियों, इन प्रोजेक्ट से झारखंड के लाखों लोगों का जीवन तो आसान होगा ही, व्यापार कारोबार के लिए, टूरिज्म के लिए, रोजगार स्वरोजगार के लिए भी अनेक नए अवसर बनेंगे। विकास की इन सभी परियोजनाओं के लिए मैं सभी झारखंड वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। ये जो प्रोजेक्ट्स हैं ये झारखंड में भले शुरू हो रहे हैं, लेकिन इनसे झारखंड के अलावा बिहार और पश्चिम बंगाल के भी अनेक क्षेत्रों से सीधा लाभ होगा। यानी परियोजनाएं पूर्वी भारत के विकास को भी गति देगी। साथियों, राज्यों के विकास से राष्ट्र का विकास। देश पिछले 8 वर्षों से इसी सोच के साथ काम कर रहा है। पिछले 8 वर्षों में हाईवेज, रेलवेज, एयरवेज, वाटरवेज। राजधानी न्यूज़ 5 में आज फिलहाल इतना ही। आदाब।